अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो बड़ों की बातों और नसीहतों पर कुड़ने वाले लोगों के लिए एक सबक आमोज कहानी है। कहानी पसंद आने पर शेयर और लाइक जरूर कीजिए। नी कुड़ियों कित्थे मर गई हो सारी की सारी। बेबे की झुंझलाई हुई आवाज घर के कुशादा सहन के बरामदे से होती हुई कमरों तक पहुंची थी। उनकी आवाज में हमा वक्त यूं ही झुंझुलाहट ही भरी रहती थी। ये झुंझुलाहट अफजल के मुताबिक बीमारी और बुढ़ापे की वजह से थी, जबकि नूरा समेत दूसरी हर समात के लिए ये सिर्फ बदइखलाकी, बदमिजाजी और चिड़चिड़ापन शुमार होती थी। किसी शय की तलाश में मसरूफ सी नूरा को बेबे की झुंझलाई हुई आवाज बेहद बुरी लगी थी। खैर, बेबे की आवाज तो उसे आम हालत में भी भली नहीं लगती थी। इस परेशानी में क्या अच्छी लगती, पता नहीं कित्थे हैं मरजानियां। एक और जुमला तैरता हुआ हवा के दोष पे नूरा के कमरे तक पहुंचा तो चादर और तकिया पटक कर चारपाई पे फेंकते हुए उसने मतलूबा चीज की तलाश तर्क की और गुस्से में भुन्नाई पैर पटकती बाहर सहन की तरफ चल पड़ी। ऐसे नहीं जान छूटनी मेरी। ये आवाज और बुड़बुड़ाहट बेबे की पुकारों के जवाब में थी, जो उनके सामने तो वो दे नहीं सकती थी। अब तन्हाई में तो उसका हक था। आ रही हूँ बेबे। बेबे तक पहुँचते हुए दिल ही दिल में तकरीबन 50 के करीब उसने बुड़बुड़ाहटें कर डाली थी। क्या है बेबे? सता हुआ चेहरा नूरा की किसी दिली परेशानी का इशारा दे रहा था। ना तुम सब कुड़ियों को मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? रंगली बड़ी साइज की चारपाई पर बैठी बेबे काफी सटपटाई लग रही थी, जिसकी वजह थी कि वो कब से आवाजें दे रही थी, लेकिन कोई सुन के नहीं दे रहा था। सब घर की औरतें कामों में ऐसी मगन थीं कि जैसे उन्हें बेबे की आवाज सुनाई ही न दी हो। बहरी हो गई हो तुम सबकी सब क्या? बेबे के गुस्से में आने की देर थी कि सब तीर की तरह सीधी होकर उनके पास पहुंच गई और सभी अपने कामों की तफसील बताने लगी थी। कोई हांडी रोटी में लगी थी, कोई भूरी मंच यानी भैंस का दूध धो रही थी, किसी ने गंदे कपड़ों की गठड़ियां धोने के लिए खोल रखी थी, कोई उनकी मददगार बनी हैंडपंप चला रही थी, किसी ने बर्तनों का ढेर समेटना था। पर ये सब घर की मुलाजमाओं के काम थे जो उन्होंने बेबे के डर से बताने शुरू कर दिए थे। और तू नूरा? अब बेबे की तोपों का रुख अकलौते पोते अफजल की बीवी नूरा की तरफ था। किथे सी? बेबे की तेवरियां चढ़ी हुई थी। नूरा जो पहले ही किसी अंदरूनी परेशानी में घिरी थी, उसे इस वक्त बेबे का गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और यूं आवाजों पे आवाजें देना सख्त कोफ्त का शिकार किए हुए था। बेबे काम में लगी थी ना? नूरा किस काम में लगी थी उसने औरों की तरह तफसील नहीं बताई, अलबत्ता उलझा हुआ चेहरा बता रहा था कि काम बहुत जरूरी और अहम था। कम में लगी सी? कानों में ढक्कन लगा छोड़े थे तुमने? बस अब तो बेबे का पारा चढ़ गया था और किसी बात से नहीं उतरना था। अब तो न जाने कब तक इन सबको बेबे की झिड़कियां सुननी थी और साथ ही साथ कामों को भी निपटाना। अफजल की छोटी बहन छीमो की शादी थी। अफजल बेबे का अकलौता और लाडला पोता था। बेबे घर की बड़ी थी। अफजल के माँ बाप तो छोटी उम्र में उन्हें छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। माँ बाप के जाने के बाद ये बेबे ही थी जो अफजल और दोनों पोतियों के लिए छतर छाया बन गई थी। अपनिया गल्ला बाता विच लगियां रहना, कुछ सामान दावी होश कर लो। छीमो की तेल मेहंदी की रस्म थी। मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। रिश्तेदारों के अलावा अफजल के कुछ यार दोस्त भी थे और नूरा की चचाजाद बहनें भी यहाँ ठहरने आई थीं। घर मेहमानों से भरने लगा था तो सदा की जिम्मेदार तबीयत की मालिक बेबे को तो जैसे फिक्र ही लग गई थी। कभी नूरा को तो कभी किसी मुलाजमा को छीमो के जहेज की निगरानी की ताकीद कर रही थी। बेबे, सब अपने ही है, कोई चोर डाकू तो नहीं है ना? बेबे की बार बार की ताकीद ने जहां मुलाजमाओं को परेशान किया हुआ था, वहीं नूरा सख्त बेजार नजर आ रही थी। उसे बेबे की इस आदत से सख्त चिढ़ थी कि एक बात के पीछे ही पड़ जाती थी और फिर जान ही खा लेती थी। अफजल ने बहन का जहेज एक एक पाई जोड़कर बड़ी मेहनत से बनाया था। सारा सामान बाहिफाजत अपने ठिकाने पहुंच जाए, इस फिक्र में बेबे को रात भर नींद नहीं आती। और जब से मेहमानों की आमद शुरू हुई थी, बेबे की तो सचमुच नींद ही उड़ गई थी। किसी की नीयत खराब हो जाए की पता लगता है। ये बेबे की सोच थी जो उनकी उम्र और तजर्बे के मुताबिक गलत भी नहीं थी। जबकि नूरा को तो बेबे की हर बात ही बुरी लगती थी। उसे उनकी बहुत सी बातों से इख्तलाफ था और वो उनकी किसी बात से भी मुत्तफिक नहीं होती थी। पता नहीं कित्थे रख दिया है मैंने। मतलूबा चीज की तलाश में सुबह से हलकान नूरा को शाम होने लगी थी। कमरे की एक एक चीज को कोई 100 बार उठाकर देख लिया था, मगर गुमशुदा चीज नहीं मिली थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उस चीज को जमीन निगल गई थी या फिर आसमान खा गया था। सब चीजें अपनी जगह पर थीं
और कम वही हुई थी जो सबसे ज्यादा मालियत की थी। हाय रब्बा, अफजल तो मेरे टोटे कर देगा। अलमारी, संदूक, नूरा ने चारपाइयों के बिस्तर, सरहानों के गुलाफ तक देख डाले, लेकिन वो मतलूबा चीज मिलने पे नहीं आ रही थी। अरे बेबे तो मेरी जान ही खा जाएगी। परेशानी अपनी जगह, अफजल और बेबे के हाथों शामत का खौफ नूरा को एक पल भी चैन से नहीं बैठने दे रहा था। इसी फिक्र में नूरा ने दोपहर का खाना भी ठीक से नहीं खाया था और इसी परेशानी में नूरा ने अपने दोनों बच्चों की भी खूब धुलाई की थी। ओ बस कर दे नूरा। नूरा ने छोटी सी बात पर बच्चों को मार मार कर सुर्ख कर डाला था। बड़ी मुश्किल से बेबे ने बच्चों को अपने पीछे छुपा कर नूरा से उनकी जान बचाई थी। बेबे नूरा का गुस्सा देखकर समझी थी कि शायद कामों की ज्यादती का सारा गुबार हर माँ की तरह नूरा ने बच्चों पर निकाला था। अब असल बात उन्हें क्या मालूम कि किस बात ने नूरा के हाथ पैर फुलाए हुए थे। हाय मेरे रब्बा, की बनेगा। मतलूबा चीज की तलाश में नूरा ने सारा कमरा छान मारा, मगर वो फिर भी नहीं मिली थी। दोनों हाथों में सर थाम कर नूरा पलंग पर बैठ गई थी। डर के मारे जान निकली जा रही थी कि जब सारी बात की खबर बेबे और अफजल को होगी तो फिर उसकी क्या दुर्गत बनेगी। शादी में 2 दिन रह गए थे, ऊपर से ये नई मुसीबत। नूरा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बेबे और अफजल को बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी और छुपाए रखना भी मुश्किल था। मतलब कि आगे कुआं पीछे खाई। जेवर गवाच गया। खबर क्या थी, शादी वाले घर पे बम गिर गया था। जिसने सुनी सर पकड़कर बैठ गया था। अफजल आपे से बाहर हुआ और बेबे तो अपना दिल ही थाम कर रह गई थी। बेबे ठीक कहती है, तू तो है ही निकम्मी औरत। अफजल गुस्से में भरा हुआ था। जुबान थी कि अंगारे बरसा रही थी। उसका गुस्सा भी बरहक था। अपना खून पसीना करके उसने बहन के लिए जेवर बनवाया था और वो भी शादी से 2 दिन पहले गुम हो गया था। मेरी ही मत मारी गई थी जो तेरे हवाले किया था मैंने। अफजल का गुस्सा किसी तौर पर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसकी झिड़कियां सुनती नूरा पूरी रात रोती रही थी और अब सुबह हो गई थी। हाय, वोटी दा जेवर गवाच गया। घर में ठहरे हर मेहमान की जुबान पे ये सवाल परेशानी बनकर ठहर गया था। हाय नूरा, की कीता ये? परेशानी में बेबे अपनी कमर पकड़े पूरे घर में बुलाई बुलाई फिर रही थी। अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक जहाँ हाथ मार सकती थी मार रही थी। जेवर था कि मिलने पे नहीं आ रहा था। अब मेहमानों से भरा घर और मेहमान भी सारे खूनी रिश्तेदार कि किसी पे चोरी का इल्जाम भी बिना सबूत के नहीं लगाया जा सकता था। नी मरजानी, इत्थे देख। जब हर जगह ढूंढ कर बेबे की अपनी हिम्मत जवाब दे गई तो घर की 3-4 मुलाजमाओं को अपने साथ तलाश में लगा लिया। फिक्रो परेशानी में बेबे उन्हें डांटती भी जा रही थी और 1-2 की गर्दन पे अपने भारी मेहंदे वाली हाथों से झापड़ भी टिका दिए थे। किसी को अंधी, किसी को हठहराम और किसी को कामचोर कहते बेबे का गुस्से से बुरा हाल हुआ जा रहा था। और तू ते दफा हो जा मेरे सामने से। नूरा की तो शक्ल भी बेबे देखना नहीं चाह रही थी। शर्मिंदगी के मारे आंसू बहाती नूरा कोने में एक तरफ बैठ गई थी। अब जब तक जेवर नहीं मिलना था, नूरा को माफी मिलनी नहीं थी और न ही बेचारी काम वालियों की जान छूटनी थी। अफजल पुत्र, किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया? ये सवाल बेबे की बड़ी करीबी रिश्तेदार का था जिसे अभी आए हुए 2-4 घंटे ही हुए थे कि जेवर गुम होने की खबर उसका भी दिल दहला गई थी। मैनू की पता मासी। तलाश में सारा दिन गुजर गया। अब तो शाम होने लगी थी। कुछ देर में ही तेल मेहंदी की रस्म थी। हर दिल को परेशानी लगी थी कि सारी खुशी ही बर्बाद हो गई। कुड़िए इन्नी लापरवाही। सूजी हुई आंखों, आंसू से तर चेहरा लिए नूरा खाना लेकर अंदर कमरे में आई तो बेबे ने नाराजी से मुंह पर सफेद मलमल का दुपट्टा डालकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, जबकि अफजल गुस्से में दोनों बाजू आस्तीनों पर चढ़ाए उठ खड़ा हुआ। पता नहीं कैसे गलती हो गई मासी। शर्मिंदगी के मारे नूरा जब्त न कर पाई तो खाना मेज पर रखते ही जारो कतार रोना शुरू कर दिया। गलती? जेवर की गुमशुदगी ने अफजल का दिमाग हांडी की तरह गर्म किया हुआ। कभी किसी पर गुस्सा तो कभी किसी के साथ वो उलझ रहा था। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूरा दिन उसने नूरा से बात करना तो दूर, आंख उठाकर देखना भी गवारा न। एक दफा सामना हुआ भी तो अफजल गुस्से से बेकाबू होने लगा था। मेरे सामने से ये बूथी गुम कर ले नूरा। अब मासी के आने पर वो खाना देने आई तो अफजल फिर आपे से बाहर होने लगा था। नूरा ने जैसे ही लफ्ज गलती कहा, वो ये लफ्ज पकड़कर ऐसा मुश्तइल हुआ कि मारने के लिए नूरा पर चढ़ दौड़ा था कि मासी ने बमुश्किल बच बचाव करवाया। ओ ना कर अफजल पुत्र। नूरा की हिचकियां, अफजल का धाड़ना और मासी बशीरा की आवाजों ने पूरे घर में तूफान बर्पा कर दिया था। ढोलक का शोर और गीत गानों के साथ तेल मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। जेवर का अभी तक कुछ पता नहीं चला था कि कहाँ गया।
इस परेशानी ने खुशी को मांद कर दी। अभी कुछ देर पहले अफजल और नूरा की अच्छी खासी मुंहमारी हुई थी। अफजल ने नूरा की गलती और लापरवाही की ये सजा तजवीज की थी कि वो अपना सारा जेवर छीमों को देगी, और इस बात पर नूरा ने भी खूब एहतजाज किया था, लेकिन अफजल के 2-4 थप्पड़ों ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। अब उसके पास कोई चारा न था कि वो अपना जेवर हर सूरत छीमों को दे। घुन्नी मीसनी नूरा गुमसुम मुंह लटकाए मेहमानों की खातिर में लगी थी कि जब ढोलक के शोर में बेबे की चिंगाड़ती हुई आवाज हर समात में उतरी थी। आवाज ऊपरी मंजिल से आई थी। मैनू पूरा शक था तेरे ते। बेबे की गरजती आवाज एक बार फिर सुनाई तो ढोलक बजाते हाथ और गीत गाती आवाजें थम गई थी। हर कोई काम छोड़ छाड़ कर ऊपर की तरफ भागा। ऊपर जाने वालों में सबसे पहला अफजल था। चोरनी मीसनी, अब नीचे से ज्यादा मेहमानों का रश ऊपरी मंजिल पर था। बेबे, मैं तो पहले ही कह रही थी कि जेवर गवाचा नहीं चोरी हुआ है। मासी बशीरा की आवाज पर नूरा भी ऊपर लपकी। मेहमानों का रश चीरती वो बेबे तक पहुंची तो वहाँ का मंजर देखकर नूरा की आंखें हैरत से फट गईं। चोरनी पकड़ी गई थी। अब उसकी चोटी और गर्दन तो बेबे की मजबूत गिरफ्त में थी और दूसरे हाथ से बेबे ने चोरनी का मुंह थप्पड़ों से लाल कर दिया था। हाय मेरे रब्बा! चोरनी की शक्ल देखकर तो नूरा का दिल ही बैठ गया कि बेख्तियार हाथ सीने पर रख लिया था। चोरनी कोई गैर नहीं थी, नूरा के सगे चचा की बेटी कोसर थी। भाई कमीनी बदनीयत! बेबे का तो बस नहीं चल रहा था कि उसे जान से मार दें, और बुत बनी नूरा हक्की बक्की ये मंजर देख रही थी कि आंखों के सामने और भी मनाजिर गर्दिश करने लगे थे। काम ध्यान नाल करो कुड़ियो, ये जुमला बेबे का तकिया कलाम था। एवी गल्ला बाता में ना लग जाया करो कि इधर उधर के होश ही ना रहे। नूरा जब ब्याह कर अफजल के घर आई तो पहली बार उसके कानों में यही जुमले पड़े थे, और फिर ऐसे कितने ही जुमलों ने बेबे की शख्सियत खोल कर नूरा के सामने रख दी थी। बेबे इंतहाई जिम्मेदाराना फितरत की मालिक थी, जो ना तो खुद लापरवाही बरतती थी और ना ही दूसरे की लापरवाही बर्दाश्त करती थी। बात के नुकसान से बेहतर है कि पहले अकल कर लो। शायद ही कोई बात या मामला ऐसा होता जिसमें बेबे लापरवाही दिखाती थी। वो घर की बड़ी थी, अगर वो खुद ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार होती तो फिर भला काम वालियों ने क्या नसीहत पकड़नी थी। लो जी, जला दी ना हांडी। ये पहली डांट थी जो नूरा के हिस्से में आई, जो कि घर की अकलौती बहू को बिल्कुल बर्दाश्त न हुई थी। जरूरी था कि हांडी चूल्हे ते चढ़ा कर फोन ते गप्पे मारनी थी। बेबे एक तो इस मुए मोबाइल फोन के सख्त खिलाफ थी। बेबे के मुताबिक फोन ने गांव की औरतों को काम चोर, हड हराम और बेकार में वक्त जाया करने की आदत डाल दी। बेबे, क्या आप फोन पर बात करना भी हराम है? ये पहली जवाबी कार्रवाई थी जो अफजल की बीवी ने बेबे के साथ की, वरना किसी की मजाल न थी कि बेबे की बात पर कोई चूं भी करता। लेकिन अफजल की बीवी नूरा ने तो चूं नहीं, अच्छी खासी चूं चरा कर दी और अपनी शामत को खुद आवाज दे डाली थी। बेबे ने शाम को अफजल के आने का इंतजार किया और फिर नूरा की वो दुर्गत बनवाई कि नूरा ने बेबे के खिलाफ दिल में जहर ही पाल लिया था। वो बज़ाहिर तो खामोश रहती, मगर इस खामोशी में हर वो काम करती जो बेबे को जला कर रख देता था। ब्याह वाला घर है, कुछ ध्यान कर लो कुड़ियो। चीमों की शादी पे घर मेहमानों से भरा था और बेबे अपनी आदत से मजबूर हर छोटी बड़ी बात पर हर किसी की तवज्जो दिला रही थी। घर की बड़ी होने के नाते उन्हें इस बात का खदशा था कि इतने लोगों की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कोई किसी चीज का नुकसान न कर दे, कोई चीज इधर उधर ना हो जाए और कोई कुछ चोरी ना कर ले। हाय, इन्ना सोना जेवर! नूरा की चचाजाद कोसर ठहरने आई थी। छीमों का जेवर देखने का दिल चाहा तो नूरा ने जेवर की संदूकची खोलकर सामने रख दी। हार, बालियां, अंगूठियां, पाजेब, टिक्का, चूड़ियां, नथ, जेवर देखकर तो कोसर की नियत ही खराब हो गई थी कि मौका मिलते ही उसी ने हाथ की सफाई दिखा दी। नूरा, जेवर की संदूकची का ध्यान है ना तुझे? दिन में बेबे ये सवाल कई बार करती तो नूरा चिढ़ सी जाती थी। नूरा जितनी जेवर की तरफ से बेफिक्र थी, बेबे को उतनी ही फिक्र लगी रहती थी। बड़ी मेहनत नाल बनाया है तेरे बंदे ने। बेबे, की हो गया है? अब मैं इतनी भी लापरवाह नहीं, नूरा तंग आकर जवाब देती, जबकि हुआ वही था जिसका बेबे को खदशा था कि नूरा की लापरवाही रंग लाई और उसकी नाक के नीचे से किसी ने जेवर चुरा लिया था और उसे खबर भी ना हुई थी। सारे मेहमान मेहंदी की रस्म में मसरूफ थे कि बेबे ने हर किसी पर नजर रखी हुई थी और फिर बेबे ने कोसर को चुपके से ऊपर जाते देखा। उसका यूं चोरों की तरह जाना बेबे को खटक गया। कमर को पकड़े जोड़ों के दर्द के बावजूद वो हामती कामती ऊपर चढ़ने लगी।
ان کا شک ٹھیک نکلا تھا۔ شروع دن سے ہی انہیں کوثر کی نیت خراب لگی تھی۔ وہ اس کا زیادہ آنا جانا اپنے اس گھر میں پسند نہیں کرتی تھی۔ نورا بوتا نہ ملا کر اس کوڑ مکینو، سوکھی سڑی کوثر کا یہ نام بیبے نے رکھا ہوا تھا، جس پر نورا تب جاتی تھی۔ بیبے تجھے تو میرا کچھ بھی پسند نہیں، نہ کوئی عادت، نہ کوئی کام، نہ میرے چاچا کی دھی۔ اور نورا کی باتوں پہ بیبے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ نہ دھیان دے، کل کو آپ پہ ہی تو روئے پٹے گی جب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اور پھر وہی ہوا تھا، وقت نے بیبے کی باتوں کو سچ ثابت کر دیا تھا۔ چلو کڑیو، سب دھیان نال کم کرو، جیسے بیبے کہہ رہی ہیں۔ ایک تجربے نے نورا کے اندر سے بیبے کے خلاف ساری گندگی باہر نکال پھینکی تھی۔ بیبے کے انداز میں کام والیوں کو ہدایت دیتی نورا بڑی اب مصروف نظر آ رہی تھی۔ شادی کا دن آ پہنچا تھا۔ بیبے کام والی سے سر پہ مہندی لگوا رہی تھی، جو بیبے کی پسند کے مطابق نہیں لگا رہی تھی۔ تو ہٹنی یہاں سے، میں بیبے کے خود مہندی لگاتی ہوں، نورا نے لاڈ سے کہتے ہوئے مہندی کا پیالہ سنبھال لیا تھا، کیونکہ اس تجربے نے اسے سکھا دیا تھا کہ بیبے کے چہرے کی بے اطمینانی بلا وجہ نہیں، ان کی بڑبڑاہٹیں بے مقصد نہیں۔ کام ٹھیک نہ ہو تو اعتراض غلط نہیں ہوتا، بڑے غلط نہیں کہتے، غلط تو ہم چھوٹے سمجھتے ہیں، انہیں بھی اور ان کی باتوں کو بھی، جو ہم وقت پہ ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے۔ زیور کی چوری والا معاملہ نورا کو اچھا سبق سکھا گیا تھا۔ آج وہ خود بڑوں کی بات پر کان دھرے گی تو کل اس کی اولادیں بھی فرما بردار اور تابعدار ہوں گی۔ اس تجربے نے نورا کو بڑی اچھی نصیحت کر دی تھی۔